नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। आज कई दिनों बाद मैंने क्वेश्चन लिखे थे क्योंकि GS 5 में करा रहा था और मैंने कहा था कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आपके प्रति कि मैं सारा सिलेबस ख़त्म कराऊंगा GS 5 GS 6 का, बाकी GS 1 2 3 4 के पेपरों का भी। लेकिन कभी कभी होता है कि गड़बड़ हो जाता है मामला, कहीं कहीं बिजी हो जाते हैं ना कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। कुछ कभी कभी हम खुद ही ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जहां हम एक रास्ते पे नहीं चल पाते, फिर डबल वाला हो जाता है। वही कि दो नावों में सवार होने वाले लोग अक्सर डूब जाया करते हैं, ये सुना था। पर हम कहाँ मान रहे थे। माना कि दो नावों पर पैर नहीं रखना चाहिए, मगर पैरों को रखकर खुद को ज़रूर परखना चाहिए। अब परख के देख लिया, पता चल गया कि दो नावों पर रखना पैर मतलब नुकसान होगा आपका भी मेरा भी, और मेंटल पीस नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक जगह ही लगे रहो, आपकी प्रतिबद्धता को भी पूरा किया जाए। आपके प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, ठीक है ना। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ, GS 5 का ही पोर्शन का है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपके 6 टॉपिक लगभग हैं, तो आज मैं 2 टॉपिकों के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। 4 टॉपिक बचेंगे, उनके आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें, ठीक है ना। यूपी में उग्रवाद के जो प्रसार में सहायक हैं वो कारक, उन पर प्रकाश डालें और उग्रवाद के प्रसार में विकास की भूमिका का भी उल्लेख करें। क्वेश्चन क्या है कि उग्रवाद के प्रसार में जो कारक हैं उन पर प्रकाश डालें और उग्रवाद के प्रसार में विकास की भूमिका, कि डेवलपमेंट की भूमिका किस तरीके से है उसका उल्लेख करें, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं शक्तिमान सीरीज में आपको क्वेश्चन डिकोड करना बता चुका हूँ। क्वेश्चन के पार्ट ढूंढो आप, कितने पार्ट हैं, फोकस पॉइंट कौन सा है जिस पे हमें फोकस तरीके से बॉडी पार्ट को लिखना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है जिससे इंट्रो स्टार्ट किया जा सके, कीवर्ड क्या है, इन सब चीज़ों को ढूंढो। क्वेश्चन क्या निर्देश दे रहा है, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द। चलिए, वो मैंने शक्तिमान सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, आप उसे ढंग से देखें। 5 पार्ट है उसके, पांचों पार्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराए गए थे। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं, और आंसर करने का हमारा तरीका वही रहता है, IBC फॉर्मेट, है ना। कौन सा फॉर्मेट, IBC, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगर 200 वर्ड में है ये क्वेश्चन तो आप जो है उसको डिवाइड कर लेते हो, वही 15 से 20% वर्ड आपके इंट्रोडक्शन में जाएंगे, 15 से 20% आपके कंक्लूजन में जाएंगे, बाकी बचे 60 से 70% आपके जो है बॉडी पार्ट में आएंगे, ठीक। तो उग्रवाद के बारे में क्वेश्चन था, तो उग्रवाद की हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि उग्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हिंसा के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। उग्रवाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। तो उग्रवाद को आपने डिफाइन कर दिया कि ये विचारधारा। उग्रवाद क्या है, विचारधारा जो हिंसा का इस्तेमाल करती है, किसके लिए, परिवर्तन लाने के लिए। राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हिंसा, इसका उद्देश्य यही होता है कि राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा या कट्टरपंथी भावनाओं का उपयोग किया जाए। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इसका। इस तरीके से इंट्रो खत्म किया आपने, फिर मैप बनाया। मैप में यूपी का जब मैप बनाया तो आपने दिखाया कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है ये, इधर यूपी का। तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये प्रभावित है इन सबसे। इसमें मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 3 ज़िले हैं यूपी के जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब बॉडी पार्ट को स्टार्ट करें। बॉडी पार्ट में आप कनेक्टिंग वर्ड के रूप में कुछ लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित है तो बताइए कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। उग्रवाद के प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे कौन कौन से कारक हैं। सामाजिक आर्थिक कारक भी हैं, जैसे यूपी में गरीबी बहुत है, बेरोजगारी भी है, तो ये बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में भी कमी है। जब गरीबी होगी, अब देखो आप पूछते हो कि फैक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, आप यूपी के गरीबी का आंकड़ा यहाँ लिख सकते हो निकाल करके, बेरोजगारी के आंकड़े का यूपी का आंकड़ा लिख सकते हो यहाँ निकाल करके, पॉइंट वाइज आप। बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, ये जो है आपके उग्रवाद के प्रसार के लिए एक संवेदनशील कारक बन जाते हैं, ठीक। आगे, धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव,
ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे PDF बनाते टाइम उसमें। तो धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव, ठीक है, इससे आपका धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2013 में यूपी में, है ना, कासगंज दंगा, ठीक है। शिक्षा व जागरूकता, अब जितने कम शिक्षित आप लोग होंगे, आपको जागरूकता कम होगी, तो आपका जो ब्रेन वॉश होता है, माइंड वॉश किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो आप जल्दी बहकावे में आओगे, जिनकी अशिक्षित लोग और जो जागरूक नहीं होते, ठीक है। यूपी में पहचान की राजनीति भी एक उग्रवाद के में सहायक होती है ना, जैसे ध्रुवीकरण को बढ़ाती है पहचान की राजनीति, चरमपंथी विचारधाराओं का उदय होता है उससे, ठीक है ना। और राजनीति एवं प्रशासनिक कारक भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार का होना, मानवाधिकारों का हनन, कमजोर शासन, इन सब पे जब आप कहते हो कि फैक्ट थोड़े बहुत डालें, तो जैसे भ्रष्टाचार जब आपने लिखा तो भ्रष्टाचार यूपी में कितना है, आपको अगर आंकड़े हैं तो आप डाल दीजिए। मानवाधिकारों का हनन के रूप में आप डाल दीजिए कि जेल वगैरह में जो कस्टोडियल डेथ हो जाती है, अगर NCRB के डाटा वगैरह आपको हैं उनके निकाल लीजिए, और कमजोर शासन, इस तरीके से कुछ फैक्ट और डालोगे तो और बेहतर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का पूछ रहा था, वो कह रहा था कि उसकी भूमिका बताइए विकास की। उग्रवाद के प्रसार में उपरोक्त कारकों के अलावा विकास की भूमिका बताइए, क्योंकि हम ये देख के चलते हैं कि आखिर कोई इंसान, व्यक्ति उग्रवादी क्यों बन रहा है, वो नक्सलवाद की तरफ क्यों बढ़ रहा है, वो आतंकवादी क्यों बन रहा है। अगर उसको शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए, रहन सहन की सुविधाएं उसकी अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो क्या वो आतंकवादी बनेगा या नहीं बनेगा। तो वही देखेंगे विकास, क्या डेवलपमेंट की वजह से उग्रवाद बढ़ रहा है या डेवलपमेंट ना होने की वजह से उग्रवाद बढ़ रहा है, तो दोनों कारक देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने डाला विकास की भूमिका। देखें रेड को कैसा दिखता है, ज़्यादा ही चमक रहा है। चलिए विकास की भूमिका, तो हेडिंग डाली हमने विकास की भूमिका। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। देखो, जब आप किसी जगह विकास करना चाहते हो, आपने कहा कि जंगल काट दिए, जंगल से जब जनजातियों को निकाला जाएगा तो उनके जंगल काटे जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, बोले जल जंगल ज़मीन की लड़ाई तो ये है वहाँ, नक्सलवाद की ज़्यादातर जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, तो उनका विस्थापन और पुनर्वास होगा। और कारण क्या है उनके विस्थापन और पुनर्वास का, औद्योगिक परियोजना आप लगा रहे हो, खनन कर रहे हो, बिजली संयंत्र आप लगाए जा रहे हो। इससे होता क्या है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से उनका अलगाव हो जाता है। जब उनका ये सब अलगाव होता है तो वो एकजुट हो जाते हैं और उनका झुकाव हो जाता है चरमपंथ के विकास की ओर। यही उग्रवाद का एक कारण बन जाता है। उदाहरण आप सोनभद्र में देख लीजिए, यूपी का जो जिला है, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। ठीक है, अगला देखते हैं। भूमि से अलगाव। 40% ग्रामीण परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है, या फिर है तो बहुत कम है। यूपी में ऐसे ग्रामीण परिवार 40% है लगभग, जिनके पास कोई भूमि नहीं है और या बहुत कम है। तो वो असुरक्षित और शोषित, उनके अंदर जो है असुरक्षा की और शोषित होने की भावना होती है। जब लोग असुरक्षित होते हैं, शोषित होते हैं, तो उनके अंदर एक गुबार होता है फूटने का, वो है जैसे ही कोई उनको कंधे पे हाथ रख कर उनको सहारा देने की बात करता है, वो उधर मुड़ जाते हैं। तो चरमपंथ का विकास के लिए एक अति संवेदनशील कारक के रूप में ये भी काम करता है। ठीक है, आगे देखिए। सामाजिक और आर्थिक सीमांतीकरण। अब आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, इससे होता क्या है कि निराशा की भावना जगती है। क्या होता है, निराशा की भावना जग जाती है। आर्थिक असमानता ही है, और आर्थिक असमानता में आप आंकड़े डाल सकते हो, है ना। जैसे इंडिया के लेवल पर जब हम कहते हैं तो गरीबी और अमीर लोगों में और गरीब लोगों की संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, और ऊपर मैं बता ही चुका हूँ कि जब ये आंकड़े होंगे तो आप आंकड़े डाल सकते हो इन्हें, है ना। निराशा की भावना जब होती है तो ये कट्टरपंथी समाधानों की ओर जाते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, वही कार्ल मार्क्स वाले, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हथियार उठा लो, बंदूक की भाषा से समझाएंगे अब इन्हें। तो यही है नक्सलवाद, यही उग्रवाद है। इसके पीछे के जो कारण है वो यही है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अपर्याप्त शिक्षा और कौशल विकास। स्थिर रोजगार में बाधा चरमपंथी विचारों के लिए अति संवेदनशील होती है ये। ठीक है ना। अब और देखिए, जो विकास के तौर पे लाए गए थे, जैसे वन नीति लेके आए थे, वन नीति 1927, वन संरक्षण एक्ट 1980, खनन एक्ट 1952। इन्होंने क्या किया कि आदिवासियों के जो परंपरागत अधिकार थे उनको सीमित कर दिया। आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को सीमित कर दिया। तो इससे और ज़्यादा जो है नक्सलवाद की ओर लोग उन्मुख हुए, जो इससे प्रभावित होते। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट आपका पार्ट था कि नियंत्रित करने के उपाय। क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है ना। ये था उग्रवाद के प्रदर्शन में सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है जो हिंसा, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई थी। ये था विकास की भूमिका हम बता चुके हैं, आपको प्रभावित करने वाले कारक भी बता चुके हैं। अब लगभग क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम उपाय बता दें। जब ये सब इतना कर दिए हैं तो इसके नियंत्रित करने के उपाय, क्वेश्चन थोड़ा सा और डेप्थ में पूछ लेगा तो और लिख दोगे आप, है ना। तो नियंत्रित करने के उपाय क्या हो सकते हैं? कानून परिवर्तन और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाया जाए, भूमि संबंधित उपाय किए जाए, भूमि से संबंधित उपाय किए। जो 40% भूमिहीन हैं ग्रामीण परिवार, उनको कैसे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, भूमि का उचित मुआवजा मिले। जब कोई परियोजना बनाई जा रही है, सड़क वगैरह निकाली जा रही है, तो जो ज़मीन जिन लोगों की जाती है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। आजीविका की सुरक्षा, है ना, जैसे बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन में सहायक बुनियादी ढांचे का विकास हो, कुशल बाजार लिंकेज हो, ठीक है। चलिए, समावेशी विकास और कानून का शासन हो, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश किया जाए, जैसे उदाहरण है रोशनी पहल। चलिए, सरकारी प्रयास कौन कौन से रहे यूपी के, अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रयास कौन कौन से रहे उग्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए? आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS, विशेष कार्यबल STF, है ना, स्पेशल टास्क फोर्स। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें यूपी के 8 जिले हैं और उन 8 जिलों में से तुम्हारा जो नक्सल प्रभावित जिला है सोनभद्र भी शामिल है, ठीक है। एकलव्य आवास विद्यालयों की स्थापना की गई है। सड़क आवश्यकता योजना, जिसके तहत 356 किलोमीटर सड़क विकास किया गया है। यहाँ पर ये प्रयास किए गए कि उग्रवाद के प्रसार को रोका जाए, कि विकास का बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो इधर उन्मुख ना हो, गरीबी को कम किया जा सके। और भी आप लिख सकते हो ढंग से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चरमपंथ को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और व्यापक दृष्टिकोण क्या होगा कि सिर्फ आप यही ना देखें कि सिर्फ विकास के माध्यम में गरीबी है, बेरोजगारी है, और उन जल जंगल जमीन का मुद्दा है जनजातियों वाले इलाकों का। तो जो संसाधन संपन्न उत्तर प्रदेश और संसाधन विहीन उत्तर प्रदेश के अंतर को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण शांत राज्य का निर्माण करे, ऐसा दृष्टिकोण हो जो संसाधन संपन्न उत्तर प्रदेश है एक तरफ और संसाधन विहीन उत्तर प्रदेश है एक तरफ, उसके अंतर को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण शांत राज्य का निर्माण करे। कह सकते हो कि समावेशी विकास हो उत्तर प्रदेश का, सस्टेनेबल विकास हो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, पर मैं बता सकता हूँ कि उसका आंसर कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आगे नीचे समझाने की कोशिश करी है, ये क्वेश्चन है कि यूपी में उग्रवाद के प्रसार, यूपी में उग्रवाद के प्रसार, ठीक है ना, उग्रवाद। तो यूपी में इस उग्रवाद के प्रसार और विकास, दूसरी तरफ है आपका विकास, ठीक। तो उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन ये है, यूपी में उग्रवाद के प्रसार और विकास के संबंध क्या हैं, इनके संबंध क्या है, उसका विश्लेषण करना है हमें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। और एक तरफ आप विकास संबंधी मुद्दे बताओगे कि जैसे गवर्नमेंट ने देश का विकास करने की कोशिश करती है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश का विकास करने की कोशिश करी। उस विकास से कैसे उग्रवाद प्रभावित हुआ, कैसे उग्रवाद के प्रसार में ये सहायक हुआ, ये बताएंगे आपको, ठीक है। फिर दूसरा बताएंगे कैसे तुमने विकास वहाँ नहीं किया जिसकी वजह से उग्रवाद बढ़ा। एक तरफ तो विकास किया गया तो उग्रवाद में सहायक हो गया, दूसरा पहलू था हमारा कि उग्रवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि विकास नहीं किया गया। तो दोनों पहलू हैं वो देखेंगे। पहला पहलू है विकास संबंधी। कंटेंट वही होता है, क्वेश्चन जब दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है तो आपको उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करना होता है सिर्फ, है ना। जबकि ऊपर मैं बता चुका हूँ, यहाँ उग्रवाद के प्रसार में और विकास के संबंधों के बीच में हमें विश्लेषण करना है। और कंटेंट आपको ऊपर जैसा ही है, टॉपिक लगभग ये मैं ऊपर ही दे चुका हूँ। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसने क्या किया, वन उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा दी। अब इससे हुआ क्या, जनजातियों में असंतोष पैदा हो गया। अब जब जनजातियों में असंतोष पैदा होगा तो ये चरमपंथ की ओर बढ़े फिर, क्योंकि वैसे तो ये कुछ कर नहीं सकते गवर्नमेंट ने बना दिया और उतनी पावर है नहीं तो उठा लिया हथियार, ठीक। दूसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अरे सरकार ने निवेश के लिए इंडस्ट्री खड़ी करी, इंडस्ट्री के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए, उसमें उन्होंने भूमि को अधिग्रहण किया, क्या करी, भूमि अधिग्रहण किया गया। अब भूमि अधिग्रहण किया गया तो जिनके पास ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें छीनी गई
और ज़मीनों के लिए उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया, ऊपर हमने बात कही थी। इससे क्या हुई, खाद्यान्न में कमी आई। खाद्यान्न में कमी आई तो भुखमरी भी फैलेगी, गरीबी आएगी, और ये एक कारण बनेगा उग्रवाद के प्रसार का, ठीक है ना। विकास तथा खनन परियोजनाओं का भी विकास किया गया, लगातार बढ़ी। और जहाँ पर ये खनन परियोजना वगैरह हैं, आप देखोगे पूर्वांचल में सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर वाले इलाकों में ये काफ़ी है। इससे स्थिति क्या उत्पन्न होगी, विस्थापन और पुनर्वास की स्थिति उत्पन्न होगी, विस्थापन की और पुनर्वास की। ये अलगाववाद की भावना उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। ये राज्य सरकार का हिस्सा खुद को न समझ करके फिर हथियार उठा लेते हैं अपने आप को। आगे दूसरा, विकास का अभाव। एक तरफ हम विकास संबंधी मुद्दे बता रहे थे, दूसरा हमने विकास का अभाव बता दिया कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य का जब अभाव होगा तो ये चरमपंथ के प्रति अति संवेदनशील हो जाएंगे। ये लोग जो हैं चरमपंथ के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। आगे पर्यटन, ये विदेशी प्रभाव और व्यवसायीकरण। जब उन इलाकों में आप पर्यटन को बढ़ावा देते हो, हम तो एक पहलू देख रहे हैं ना विकास वाला, इसका उल्टा पहलू भी होगा। विदेशी प्रभाव बढ़ता है, उससे व्यवसायीकरण बढ़ता है। अब होता क्या है, इससे समाज का विघटन हो जाता है। क्या होता है, समाज का विघटन, जो भावनात्मक तथा सांस्कृतिक अलगाव का कारण बन जाता है, और फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं वो, ठीक है जी। चलिए अब हम दूसरा पहलू देख लेते हैं कि कैसे विकास संबंधी मुद्दों ने उग्रवाद के प्रसार में सहायक हुआ, और कैसे उग्रवाद से अब विकास में बाधा उत्पन्न होगी। जब उग्रवाद बढ़ जाएगा तो कैसे जो हमारा स्टेबल विकास है उसमें बाधा कैसे उत्पन्न होगी, ये देख लेते हैं। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उग्रवाद से दिक्कत क्या है, विकास में बाधा कैसे उत्पन्न करेगा उग्रवाद। अवसंरचनात्मक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे रेल की पटरी को उखाड़ देना, पाइपलाइन को तोड़ देना, ये भी है। युवाओं को प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया जाएगा। उग्रवाद के तौर पे हम युवाओं को प्रोपेगेंडा का शिकार बनाएंगे, ठीक है ना। उग्रवादी गतिविधियों से शिक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। जब उग्रवादी गतिविधि बढ़ेंगी तो शिक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी कि नहीं होगी। इससे होगा क्या कि मानव संसाधन दक्ष व कुशल नहीं बन पाएंगे, और उस इलाके में जहाँ उग्रवाद की समस्या जनित हो जाएगी वो इलाका, शिक्षा प्रणाली अगर कमज़ोर होगी तो मानव संसाधन, लोग जो है पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो वो दक्ष व कुशल भी नहीं बनेंगे, तो प्रशासन शासन कैसे चलेगा। आगे निवेश भी कम होता है ऐसे इलाकों में। क्या होता है, निवेश कम। क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होगी जब निवेश कम होगा। आप उदाहरण ले सकते हो कि लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें सबसे कम पठारी क्षेत्रों में निवेश हुआ, सबसे कम पठारी क्षेत्रों में, क्योंकि जब उग्रवाद की समस्या वहाँ जनित है तो निवेश कोई क्यों करेगा, क्यों रिस्क लेगा उधर। अगला, उद्योग एवं वाणिज्य संबंधी गतिविधियाँ दुष्प्रभावित होती है। कर्फ्यू लगता है, मुठभेड़ होती है, ऐसी जगह क्यों उद्योग लगाए जाएंगे, क्यों वाणिज्यिक संबंधी जो गतिविधियाँ होंगी वो सुचारू रूप से चल पाएंगी जब ये सब चीज़ें ही चलती रहेंगी। तो इंटरनेट शटडाउन जैसी चीज़ें हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, मुठभेड़ हो जाए, ठीक। और PPP मॉडल का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होता ऐसी जगह पे। आजकल जो उद्योग हैं, सरकार और निजी निवेशक मिलकर के कोई परियोजना चलाते हैं, वो PPP मॉडल होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो निजी निवेशकों की रुचि रहती है, और विकास वैसे नहीं होगा उस इलाके का फिर, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कहा था कि उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण करें, इस तरीके से पूछ लें तो आपको ये इस तरीके से प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। आप यहाँ इंट्रो दे दोगे उस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन था तो आप यहाँ इंट्रो दे दोगे, एक मैप बना दोगे सर, उसके बाद स्टार्ट कर दोगे। ऊपर जो क्वेश्चन के आंसर दिए थे आप उनको आगे लिख सकते हो। सरकार के प्रयास ऊपर वाले क्वेश्चन के ही लिख सकते हो आप, है ना। सरकार के प्रयास आप यहाँ बता दोगे। मैंने दोबारा लिखा नहीं क्योंकि वही चीज़ें हैं, मैंने बस बताया था कि कैसे आपके पास कंटेंट वही होता है, क्वेश्चन जब अलग तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप कैसे उसको प्रस्तुत करोगे, ठीक है ना। उसमें आगे की राह जो मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही आगे की राह लिख दोगे। निष्कर्ष में आप निष्कर्ष जब डालोगे, चाहे पहले वाले का निष्कर्ष भी इस तरीके से डाल सकते थे और आगे वाले का भी, तो कुछ आगे की राह के जो कुछ पॉइंट होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हो। जैसे समाधान एक परियोजना है, समाधान आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ही तो है ये। तो जब भी निष्कर्ष लिखा जाता है आशावादी दृष्टिकोण के साथ लिखा जाता है, और आशावादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि ऐसा विकास हो, उग्रवाद और विकास के बीच में संबंध की बात करें तो ऐसा विकास हो कि वो समावेशी विकास हो, सबका विकास हो सके, ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, सतत विकास किया जाए, बेहतर केंद्र राज्य समन्वय हो। और समाधान जो मैंने बताया समाधान वाला, ये स्मार्ट लीडरशिप है, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग है, एक्सेशनेबल इंटेलिजेंस है, इसका जो ये
इनके हर एक मीनिंग का एक अलग अर्थ दे रहा है नामों का, ठीक है ना, एक्रोनिम है ये। तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके आप निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हो। व्यक्ति उन्मुख दृष्टिकोण गृह मंत्रालय का है। तो इस तरीके से मैंने एक टॉपिक का आपको 2 क्वेश्चन लगभग ले लिए थे। कंटेंट लगभग वही है, कंटेंट बेहतरीन कंटेंट है। इससे संबंधित उग्रवाद और विकास से संबंधित जो भी आएगा आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है अभी तक, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहे। पहले इंटरनल सिक्योरिटी समाप्त करा दूंगा, इसके GS5 में जो भी पार्ट बचा होगा वो भी समाप्त करूँगा, पीछे के कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे वो भी समाप्त करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।